लिखेगा व्हाट इज अ गवर्नेंस, पहला हेडिंग लिखिए कि शासन क्या है। देखिए हम आपकी आवाज को नहीं अभी ले सकते हैं, कारण यह है कि मैं माइक लगाया हूँ, म्यूट है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अंदाजा यही समझता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आप तक भली भांति आवाज पहुंच रही है, और मैं उस हिसाब से लिखा रहा हूँ जैसे क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ होता है, ताकि वो लिख भी ले। अगर नहीं लिख पाए तो लेक्चर वगैरह में कहीं वो इंडिकेशन आ जाएगा। वैसे कल लेक्चर में ये सारी चीजें हुई हैं। तो गवर्नेंस क्या है, तो एक लाइन में इसको लिख लीजिए कि शासन इम्प्लीमेंटेशन की, यानी शासन संचालन की गतिविधि को शासन कहते हैं। शासन संचालन की गतिविधि को शासन कहते हैं। ठीक हो गया। शासन संचालन की गतिविधि को शासन कहते हैं, एक लाइन। दूसरे शब्दों में, लाइन बदल दीजिए, लिखिए दूसरे शब्दों में राज करने या राज चलाने को शासन कहते हैं। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत हो तो यहां संचालन जो शब्द बोला है उसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। लाइन बदल दीजिए फिर से। जनता सरकार को ही शासन समझती है। नेक्स्ट तीसरी बात लिख लीजिए कि जनता सरकार को ही शासन समझती है। आगे लाइन बदलिए। ठीक है। शासन एक सपाट शब्द है, लिखिए शासन एक सपाट शब्द है, बट लेकिन परंतु इसके अंतर्गत बहुत सारे इकाइयों का जुड़ाव होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे इकाइयों का जुड़ाव होता है। अब वो जुड़ाव आप धीरे धीरे समझेंगे। जैसे कल मैंने बताया, सारी चीज डीएम हो, कोई जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे मंत्री परिषद क्या, सरकार कहाँ से आई, सरकार हो गई। फिर आप कैबिनेट सचिवालय देखें, केंद्रीय सचिवालय देखें, निदेशालय देखें, जिला कार्यालय देखें, ये सभी क्या है, ये सभी उसके अंतर्गत निहित पक्ष हैं जो मिला दें तब जाके पूरे शासन की स्थिति कंप्लीट होती है। ओके, शासन आप समझ गए। अब लिखिए शासन कहां से आया। लिखिए शासन शब्द कहां से आया। एक छोटी सी हेडिंग लिखिए यह यूनानी क्रिया के अंतर्गत या यूनानी क्रिया कुबेर नाव से लिया गया है। कुबेर नाव, KUBERNAO, कुबेर नाव से लिया गया है, जिसका तात्पर्य, जिसका मतलब, जिसका मीनिंग परिचालन है, इंप्लीमेंटेशन। ठीक, इंप्लीमेंटेशन वही शासन में जो अभी इसके पहले लिखे थे आप। पहली बार, आगे लिखिए, पहली बार इसका प्रयोग सांकेतिक रूप से प्लेटो ने किया था। शासन शब्द का पहली बार प्रयोग सांकेतिक रूप से प्लेटो ने किया था। ओके, फिर यह लैटिन भाषा में प्रवेश किया। आपको लेक्चर पता है, पॉइंट थोड़ा दे रहे हैं, कई लोग पेन कॉपी कल नहीं लिए होंगे, वैसे भी मैंने कहा था थोड़ी थोड़ी बातें हम लिखा भी दिया करेंगे, तो ये ऑफलाइन क्लास कल्चर हो जाएगा। तो लैटिन भाषा में प्रसारित हुआ गया है, उसके पश्चात दुनिया के तमाम भाषाओं में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद दुनिया की तमाम भाषाओं में पहुंच गया। अब लिखिए शासन और सरकार में अंतर। एक हेडिंग बनाइए, शासन और सरकार में अंतर। फटाक से लिखिए, शासन सरकार की अपेक्षा व्यापक शब्द है, या व्यापक है लिख सकते हैं, शब्द न भी लिखे चलेगा। शासन सरकार की अपेक्षा व्यापक है। ठीक है, शासन की परिधि में, उसके डायमीटर में, उसके रेंज में कह सकते हैं, शासन के इलाके में न केवल सरकारी संस्थाएं, जैसा कि कल मैंने बताया था आपके घर का राजकाज कैसा चल रहा है, अंबानी का शासन, टाटा साहब अपने यहाँ शासन करते हैं, मैं प्रयास आईएएस में शासन करता हूं जो हमारे यहाँ
स्टाफ हैं कि साहब जैसे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप टाइप कर दीजिए, आप नोट्स बना दीजिए, आप क्वेश्चन पेपर बना दीजिए। तो ये उसी शासन की एक प्रक्रिया है। तो उसमें हमने कहा कि इसकी परिधि में न केवल सरकारी संस्थाएं आती हैं, बल्कि इसमें अनौपचारिक और गैर सरकारी अभिकरण भी शामिल है। इसमें अनौपचारिक व गैर सरकारी अभिकरण भी शामिल है। आगे लिखिएगा, सरकार जो करती है वही शासन है। हमने कल बोला था आपको, सरकार जो करती है वही शासन है, क्योंकि शासन जो कहेगा वही सरकार करेगी। तो सरकार जो करती है वो पता चल जाता है। अभी हम इसका लिंकअप आपको बताएंगे, बड़ा खूबसूरत लिंकअप है इसका, पहले लिख लीजिए, फिर इसका लिंकअप आपको बताते हैं। फिर इसका प्रशासन से, जैसे शासन, सरकार और प्रशासन का लिंकअप अभी करेंगे। ठीक, लिखें, शासन एक भू राजनीतिक क्षेत्र में होता है। एक भू राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे भारत का जितना क्षेत्रफल है वहीं तक हमारा शासन है। हमारा शासन हमारी सीमाओं के बाहर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोरोना वायरस की कोई सीमा, कोरोना वायरस काश ऐसा होता है कि जैसे शासन करने की सीमाएं नहीं होती, वैसे कोरोना वायरस की भी सीमा होती, तो यह सिर्फ चीन तक ही रहता। ठीक है, आगे हम लिखना चाहेंगे, आगे करा रहे हैं आपको, लिखिए, शक्ति और नीति की गतिज प्रक्रिया को शासन कहते हैं। शक्ति, पावर एंड पॉलिसी, प्रबंधन की गतिज प्रक्रिया, इंग्लिश वाले समझ लें, डायनामिक प्रोसेस, तो हो गया शक्ति और नीति के प्रबंधन जोड़ दिया जाए तो वो शासन है। सरकार, इसी के बगल में लिखिए, जबकि सरकार वह माध्यम है, यहीं से आप बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा शासन और सरकार को लेकर, जबकि सरकार वह माध्यम है जो इस प्रक्रिया को अंजाम देती है। ठीक है, जो इस प्रक्रिया को अंजाम देती है। जब पार्लियामेंट में पॉलिसी बनती है, विधि बनती है, तो उसको अंजाम तक जो पहुंचाए वो सरकार और जो बनाए वो शासन। लेकिन आफ्टर ऑल जब अंजाम पर पहुंचती है, लिखते हुए बात को सुनते जाइएगा, जब अंजाम तक बात पहुंचती है तो पता चल जाता है कि पार्लियामेंट ने यही विधि बनाई होगी। आप समझ रहे हैं, जब अंजाम तक बात पहुंचती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये विधि बनी है, तभी ये अनुप्रयोग या सरकार इसको संचालित कर रही। तो सरकार क्या हुआ, सरकार उसे लागू कराती है। अब यहां पर भी थोड़ा समझिएगा, मैं प्रशासन में भी यही बताया था, प्रशासन लागू कराता है, विधि को लागू कराता है। तो सरकार किसके माध्यम से वो संचालित करेगी, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का मैं उदाहरण दिया था ना, तो मोटर व्हीकल एक्ट बच्चा को विधि बन गई, संशोधन हो गया, सरकार का अब काम है, शासन ने बना, सरकार उसको लागू करे, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, लेकिन किसके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम। इसलिए पहले शासन चाहिए, फिर उसमें से सरकार आएगी और वही सरकार प्रशासन की भर्ती करेगा जब उसको जैसी जरूरत होगी। इसलिए जब वैकेंसी नहीं आती तो आप कहते हैं इनको आदमी नहीं चाहिए क्या, ना मास्टर चाहिए, ना लेक्चरर चाहिए, ना आईएएस चाहिए, ना पीसीएस चाहिए, आखिर ये चाहते क्या हैं। तो कोई कोई सरकार, जैसे होता ना कि जैसे आप 10 काम घर में करते हैं तो 10 आप कर लिए, लेकिन कोई है वो 5 ही करता, तो उसको लगता है एक आदमी होता तो ये काम होता, तो उसके यहाँ एक वैकेंसी हो जाएगी, आपके यहाँ वैकेंसी नहीं रहेगी। तो सरकारें भी अपना पैसा देखती हैं, अपनी सुविधा देखती हैं, कार्य की स्थिति देखती हैं, तभी वैकेंसी निकालती हैं। लेकिन हमारा देश युवाओं का है, तो अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस समय तो पूछिए मत। अब आती है स्थिति अंजाम दे, तो वो सरकार है, लेकिन अंजाम किसके माध्यम से दिया जाता है, सरकार भी अंजाम देती है प्रशासन के माध्यम से।
इसलिए जो अंजाम देता है वो एग्जीक्यूटर होता है। इसलिए सरकार एग्जीक्यूटर, कार्यकारी, और प्रशासक भी कार्यकारी। अब यहाँ पर बच्चा मैं एक लाइन लिखा कि थोड़ी बहुत समझाता हूं आपको। लिखें, वर्तमान में सरकार और शासन पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिख ली, वर्तमान में सरकार यानी गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस इज अ सिनोनिमस, पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। संसदीय प्रणाली में, भारत संसदीय प्रणाली का देश है, संसदीय प्रणाली में यह पर्यायवाची है। संसदीय प्रणाली में यह पर्यायवाची है। ओके, संसदीय प्रणाली में यह पर्यायवाची है। ठीक, अब लिखें अच्छी सरकार। एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, अच्छी सरकार। अभी हम यहां गुड गवर्नेंस नहीं बता रहे हैं, इसी सरकार में अच्छी किसने कहा? कनाडा में, एग्जांपल दे रहा हूं, कनाडा में शांति अच्छी सरकार की पर्याय है। पीस अच्छी सरकार के पर्याय है। दूसरा लिख लीजिए, लोकहित को सुनिश्चित करना, पब्लिक इंटरेस्ट को प्राप्त कराना अच्छी सरकार है। लोकहित को सुनिश्चित करना अच्छी सरकार है। सरकार का मैं बोल रहा हूं, अब शासन नहीं बोल रहा हूं, तो आप शासन ही समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छी शासन, अच्छी सरकार है। ठीक है, दो कोटेशन जरा लिख लीजिए, लिख लीजिए दो कोटेशन। एक कोटेशन लिखिए, डॉनहम, डॉनहम, डॉन, डॉन पिक्चर देखे होंगे, उसके आगे हम लगा दीजिए, डॉनहम। डॉनहम ने क्या कहा है जरा लिख लीजिए। उसने कहा है कि जिसका प्रशासन अच्छा उसकी सरकार अच्छी। जिसका प्रशासन अच्छा उसकी सरकार अच्छी, इसलिए यदि सभ्यता नष्ट होगी, आगे लिखिए, ये जो आगे वाला लिखा है ये मैं बताया, अब उसका कमेंट अब शुरू हो रहा है। इसलिए अब उसका कमेंट शुरू हुआ कि यदि सभ्यता नष्ट हुई तो ऐसा प्रशासन के कारण होगा, ऐसा प्रशासन के कारण होगा। ठीक है, सुन लीजिए बात को। डानहम ने कहा कि सरकारें प्रशासन बनाती हैं, नियुक्ति कौन करती है? सरकारें। और सरकारों ने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जो भ्रष्टाचार फैला दिए, देश को बर्बाद कर दिए। तो इससे सभ्यता अगर नष्ट होती है तो इसके प्रति प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रशासन की नियुक्ति जिसने किया वो अच्छी सरकार भी नहीं रहेगी। तो अच्छी सरकार वही होती है जिसका प्रशासन भी अच्छा हो, सूझबूझ वाला हो, है ना। रामायण आपने देखा ना, रामायण देखते होंगे, जब वन के लिए राम चले तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी वन के लिए आए, सीता भी बन, हुआ तो राम के लिए बन था, लेकिन दो लोग और आए। लेकिन कितना बढ़िया संयोजन था लक्ष्मण राम का, सीता का, कि कितना सभ्य तरीके से, कितने धार्मिक और नैतिक तरीके से वो 14 वर्ष को निभाया गया। इसका मतलब है कि राम के जो आदर्श थे, सीता का जो अनुपालन था, राम ने जो उसका अनुपालन किया, वो सभी लोगों का एक समग्र और समुच्च ऐसी रणनीतिक दृष्टिकोण और नैतिक और धार्मिक, एक प्रकार से कहा जाए विचारधारा से युक्त थे।
कि कोई अड़चन नहीं आई और वो गए थे राम, बन के आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक उसी तर्ज पे बोल रहा हूं। शासन सरकार बच्चा हर जगह है, गरीब से गरीब देश में है, अमीर से अमीर देश में है, लेकिन सभी सरकारें उस तरह की नहीं है जो मर्यादा के साथ अपने जनता के हितों को सुनिश्चित कर रही हैं। अपने पब्लिक इंटरेस्ट में अपने सत्ता को या अपनी कह लीजिए जो तमाम आर्थिक या अन्य चीजों को दांव पे लगा रही हैं। इसीलिए जब हमारे देश में बजट पेश होता है तो घाटे का बजट पेश किया जाता है, क्योंकि सरकार लोक कल्याण के लिए काम करती है। आपने देखे होंगे कितने लोगों के, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा है भी, होता है कि बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं, मेडिकल करने जाते हैं, पैसा नहीं है फीस, बैंक से पिता लोन लेते हैं, खेत बेच देते हैं, अपनी संपत्ति का यहाँ वहां कर देते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये लोक कल्याण की पराकाष्ठा है। तो सरकारें जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, यही पिता का धर्म होता है, अपने बच्चों के लिए पूरी अर्थव्यवस्था दांव पे लगा देता है, पूरी निष्ठा के साथ लगा रहता है। ये कहीं ना कहीं यह एक मर्यादित और कहीं ना कहीं एक पराकाष्ठा का परिप्रेक्ष्य है। तो उसी तरीके से सरकार और शासन पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे इन दिनों कोरोना वायरस के कारण देखिए डॉक्टर हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो या और भी जितने लोग हैं, सब अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, ताकत झोंके हैं कि देश से इससे मुक्ति दिलाया जाए। ये कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ आर्ट, गवर्नेंस इज अ आर्ट, गवर्नमेंट इज अ आर्ट। सरकार चलाना एक कला है, शासन एक कला है, प्रशासन एक कला है। विज्ञान के नियम इसमें निहित हैं। एक सिस्टम, कहते हैं ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो सिस्टमेटिक है वही साइंस है। सिस्टम यहां भी है, लेकिन कलात्मक। आप इसीलिए देखें, वही प्रधानमंत्री का पद 70 सालों से चला रहा, लेकिन किसी कहते हैं वैसे प्रधानमंत्री थी, कोई कहते हैं वैसे प्रधानमंत्री थे। फिर आप देखें कि जमाने से कलेक्टर का पद चला रहा। जानते हैं 1772 में पहली बार कलेक्टर पद आया था। वहां से यहां तक की यात्रा में देखिए, बहुत सारे कलेक्टर को आप देखे होंगे, कितने चर्चित हो जाते हैं, लोगों के लिए कितना ज्यादा प्रभावित कर दिए होते हैं, देश दुनिया में उनकी बड़ी चर्चा होती है, कई को जानते ही नहीं है। जब पद वही है, सब कुछ वही है, तो आप जरा कल्पना करिए कि एक का नाम एक का क्यों नहीं। इसका मतलब है व्यक्ति, नैतिक, धर्म, कर्तव्य और आपकी जो अन्य तरीके की सोच, अप्रोच, दृष्टिकोण, दर्शन, वो सब जब अपना व्यक्तित्व का एक समाहित रूप जन कल्याण में लगाते हैं, तो वो मुखर बन जाता है। वह पद से कहीं ज्यादा और अधिक गौरवान्वित रूप ले लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो सत्ता, वो शासन जो जनता के हितों के लिए जान देती हो, जनता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सारी चीजों को नियम संगत बनाकर वैधानिक सत्ता के अंतर्गत पूरी तरह से उनके लिए समर्पित हो, वह सत्ता जो होती है वो दिनों दिन सालों याद की जाती। इसलिए अशोक महान में जाएंगे, जब कभी हम इधर प्रशासन में घुसेंगे तो आपसे बात करेंगे। देवनापी कहा जाता था, प्रजा की सुख में राजा का सुख है की बात कही जाती थी। स्पष्ट है कि जो राजा अपना सुख प्रजा में देखता है वो कहीं ना कहीं महान ही शासक होगा। तो लोकतंत्र में तो ये परिकल्पना निहित ही है कि जनता है भैया, तभी सरकार और शासन है। आज कोरोना वायरस से अगर ये देश नहीं बचा सकेंगे तो क्या होगा शासन सरकार का? ये सब क्या जरूरत है इसकी? जरूरत आन पड़ी। वही कहते हैं ना कि यदि सभ्यता नष्ट हुई तो ऐसा प्रशासन के कारण होगा। और यहाँ प्रशासन में आप सरकार और प्रशासन जो नियुक्ति वाला प्रशासन हो, जो चयन वाला, दोनों को जोड़ के चलिए। अगर आज हम लोग कोरोना वायरस से बहुत ही मामूली तरीके से, हालांकि अभी गति लिए हुए है, अगर ये देर सवेर शीघ्र इससे निपटारा पा जाते हैं और जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लेते हैं, तो ऐसे में मौजूदा शासन की बहुत बड़ी परीक्षा भी है। इसीलिए कहा जाता है F.W. टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का था, 1856 में
जो पैदा हुआ था 1911 में, साइंटिफिक मैनेजमेंट की किताब लिखी, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है एक उसी में कि चुनौतियां व्यक्ति को महान बनाती हैं। और आप आगे चल के देखें कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होते हैं आपके जीवन में भी, आपने सुने होंगे रिक्शे वाले का, रिक्शा चलाते थे पिताजी, वो कलेक्टर हो गया, वो तो गरीब थे कलेक्टर हो। चुनौतियां हमेशा आपको एक अवसर भी देती हैं। इसीलिए एक अच्छा सरकार का कोरोना वायरस ने एक मौका दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, शासन को, प्रशासन को, डॉक्टर को, मीडिया को, पुलिस को, हमको, आपको एक मौका दिया है कि आप इस सृष्टि की पुनर्संरचना करने के लिए जो एक बीमारी आई है उसमें हमारा बिहेवियर कैसा होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा क्या इंटरेस्ट है, किस तरीके से हम चीजों को लेकर के अपने देश को सुसज्जित कर सकते हैं। और प्रशासन अपने स्तर से प्रयास, पब्लिक अपने स्तर से प्रयास, और सभी के प्रयास में कहीं ना कहीं आपको नैतिक और धार्मिक, धार्मिक का मतलब यहाँ पर मैं ड्यूटी ओरिएंटेड और धर्म के तौर जो ड्यूटी है आपकी उसका फोकस करने का भी मौका आया है। आज देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि गैर सरकारी संगठन शासन में आज कितने एनजीओ गेहूं चावल बांट रहे हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, पुल के नीचे लोग बैठे उनको भोजन दे रहे, कितने गुरुद्वारा हो या जो अपने मंदिर हो या जो हमारे एनजीओज हैं, बहुत सारे कर्मकांड, धर्मकांड, जितने भी समाज सेवक लोग हैं आज वो अपने रसद सामग्री का मुंह खोल दिया है। यह अवसर है उनके लिए ये साबित करना कि आप वाकई में जनता हित और लोक कल्याण की चिंता करते हैं। तो शासन की भी परीक्षा हो रही है, सरकार की भी परीक्षा हो रही है, प्रशासन की भी परीक्षा हो रही है, लेकिन आफ्टर ऑल उससे उसी की तरह हम सब की भी परीक्षा हो रही है कि जिसे हमने नियुक्त किया, जिसे हमने वोट दिया, जिसे हमने चुना, आज अगर वो फंसी है, वो सरकार शासन फंसा है, तो हमारा एज अ नागरिक क्या रोल है। तो कहा गया कि लॉकडाउन बाहर मत जाइए तो मत जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में, और पब्लिक इंटरेस्ट दुनिया के किसी भी इंटरेस्ट से बेहतर होता है। इसको बोलते हैं लोकहित को सुनिश्चित। ये जितना आडंबर है ना बच्चा, जितनी भी चीजें हो रही है ना, सब पब्लिक के इर्द गिर्द हो रही है। बात कहां से कहां निकल गई आप समझ गए होंगे। शासन और सरकार का अंतर समझ गए। शासन क्या है, शासन कहां से आया। अब मैं सरकार के मापदंड, एक हेडिंग बना लीजिए, सरकार के मापदंड, स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट। 5-6 बिंदु बता रहा हूं, फटाक से उसको लिखिए। एक लिखिए प्रभाविकता, इफेक्टिविटी लिखिए। एक होती प्रभाविकता, सरकार जो करती है उसका प्रभाव पड़ता है। इफिशियंसी, सरकार के पास दक्षता होती, इफिशियंसी होती है, आपको नौकरी ज्यादा दे सकती है, आपको लोक कल्याण ज्यादा दे सकती है, किसानों के उसमें पैसा डाल सकती है, मजदूरों को सुविधा दे सकती, सब्सिडी दे सकती, उसके पास एक दक्षता है, एक इफिशियंसी है। आगे है साम्यता, इक्वलिटी। सरकार के मापदंड क्या है, सरकार के मापदंड में इक्वलिटी है। आर्टिकल 14 पढ़ते हैं ना, कानून के समक्ष बराबर, और यहाँ सरकार और प्रशासन के समक्ष बराबर। उपयुक्तता, यूटिलिटी, यूटिलिटी, जो गवर्नमेंट है वो एक उपयोगी उपकरण है, सरकार एक उपयोगी उपकरण, यानी शासन और सरकार एक उपयोगी उपकरण है। देखिए गौर करने वाली बात है, उसका प्रभाव जैसे लॉकडाउन हुआ तो सब पे हुआ, भाई इक्वलिटी है, दक्षता है उसके अंदर करने के, आपको देख भी रहे हैं, और हमें बचा रही है, हमें बचा रही। इट मीन्स कि हमारी जो आवश्यकता है, जो लोक हितवाद है जिसको कहा जाए, उसकी नजरों में हम कितने ज्यादा हम जरूरी हैं। आगे लिखिएगा पर्याप्तता, यानी जैसे देखे होंगे सरकार कहती ना पैसे हैं, रसद सामग्री है, दवाई है, फलाना है, ढिमका है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार के मापदंड क्या है, 130-35 करोड़ के देश में रसद सामग्री पर्याप्त हो, दवाई पर्याप्त हो, स्कूल पर्याप्त हो, कॉलेज पर्याप्त हो, रोजगार पर्याप्त हो, शिक्षा पर्याप्त हो। अगर ये सब चीजें नहीं पर्याप्त होंगी तो सरकार अपने मापदंडों से विफल हो जाएगी, और सरकार विफल होने का मतलब है शासन विफल हो जाएगा, और शासन विफल हो जाएगा तो गवर्नेंस, गवर्नेंस तो रहेगा बट गुड गवर्नेंस कभी नहीं होगा। इसलिए गरीब देशों में जहां भूखमरी है वहां भी गवर्नेंस है, लेकिन वहां बेटा गुड गवर्नेंस नहीं है। लेकिन हमारे देश में जहां शिक्षा है, चिकित्सा है, सुविधा हो, रोजगार हो,
मान लिया कम ज्यादा है, बट पढ़ाने में तो आपको एक स्टैंडर्ड लाइन तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे कि देश में कुछ है ही नहीं, तब तक एग्जामिनर कहेगा हमारे पास नंबर भी नहीं है आपके लिए। तो नंबर लेने के लिए तो आप एक अतिवाद से तो बचेंगे ना। माना बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन आक्रोश में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका तो किसी न किसी जगह पे एग्जामिन किया जाएगा, तो तर्क की कसौटी पे, तथ्य की कसौटी पे आपको खरा उतरना पड़ता है। और लोकहितवाद बता दिया, प्रभाविकता बताया, दक्षता बताया, साम्यता बताया, उपयुक्तता बताया, पर्याप्तता बताया और लोकहितवाद बताया, पब्लिक इंटरेस्ट की बात बताई। ये आपने जान लिया। ये जो जो स्थिति है, ये जो अभी तक आपको मैंने बताया, ये तो हो गया शासन से जुड़े। अब शासन के प्रकार होते हैं, तो शासन के प्रकार हम यहाँ आपको लिखाएंगे नहीं, एक हम प्रकार बताएंगे संसदीय प्रणाली, एक अध्यक्षीय प्रणाली और एक सम्मिश्र जैसे सहभागितापूर्ण जो शासन पद्धति होती है। इसके अलावा भी बहुत है, इसके अलावा भी बहुत है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। जैसे अभिजात वर्ग का शासन होता है, अभिजात वर्ग एक क्लास ही शासन करता था। जैसे कहा जाए निरंकुशता, निरंकुश शासन, हिटलर वगैरह मुसोलिनी वगैरह को सुनिए, देखिए। जैसे आप इराक वगैरह में चले जाइए था, या हुस्ने मुबारक कहाँ का था, मिस्र वगैरह का था, लीबिया का जैसे शासक देखे, ये सब क्या थे, ये कहीं ना कहीं निरंकुश सत्ता में थे। नौकरशाही का तंत्र, जहां नौकरशाही प्रचंड रूप ले ले, वहां पर नौकरशाही का शासन हो जाता है। इसीलिए हम लोग उदाहरण देते हैं कि जिन देशों में लिटरेसी कम होती है, जाहिर है वहां पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो कम पढ़े लिखे जाते हैं। जैसे हमारे देश में नेता कम पढ़े लिखे मिलेंगे। अगर हमारे देश में हर 4 में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि 74.2011 के हिसाब से देखेंगे तो 75% के आसपास, 74 समथिंग कुछ हमारी साक्षरता है, हालांकि अब बढ़ जाएगी। तो आप ये समझिए कि 4 में से एक व्यक्ति अनपढ़ है हमारे यहाँ, है ना। तो पार्लियामेंट में 543 का जो चुनाव होता है, उस औसत से हर 4 में से एक अनपढ़ भी जा सकता है। तो ये कहा जाता है कि जिस देश में अशिक्षा का घोर अभाव हो, वहां ब्यूरोक्रेसी का जो तंत्र होता है उसका तंत्र छा जाता है। यानी कि अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर मंत्री है, जैसे आप साइंटिस्ट हैं और विज्ञान मंत्री हैं, तो आपका सेक्रेटरी आप पे हावी नहीं हो सकता है ना। अगर कोई रक्षा मंत्री जैसे रक्षा विभाग से ही आया हो, तो उसका रक्षा सचिव तो उससे जाना तो वही जानता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा पॉलिटिकल जो जो चुने हुए लोग आते हैं वो खूब पढ़े लिखे जाएंगे, इसीलिए लोग कहते हैं पढ़े लिखे को आना चाहिए राजनीति। तो पढ़े लिखे लोग वहां भी मिलते हैं जब उनको आईएएस पीसीएस से टकराते हैं, तो जबकि वो खुद पढ़े लिखे हैं तो काफी कुछ जो नौकरशाही का तंत्र, जो नौकरशाही प्रभावी होती, इसीलिए सामाजिक आर्थिक प्रशासन में मैक्स वेबर ने नौकरशाही की 10 विशेषताएं बताई थी। और उस 10 विशेषताओं को बताने का छोड़िए, लक्षण में जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा नौकरशाही खूंखार शब्द है। आप जरा कल्पना करिए, आईएएस पीसीएस में खूंखार शब्द है, लेकिन एक जमाने में था। आप औपनिवेशिक सत्ता में जाइए, नौकरशाही कहीं ना कहीं एक खूंखार शब्द ही था। और ब्रिटिश नौकरशाही को जो भारत में इस्तेमाल होती तो उसको इस्पाती ढांचा माना जाता था, स्टील फ्रेम। और स्टील देखिए कैसे होते, चमकदार कपड़े पहनते हैं, उस पर कोई चीज टिकती नहीं है। और आज हमारी नौकरशाही फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक कल्चर की है। क्यों? क्योंकि नौकरशाह आप हैं, किसी का बाप किसान है, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, कोई टीचर है, कोई मास्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है। सब तरीके के लोग आते हैं। तो सब लोग अपने भारतीयता का जो पुट है, जो भावनात्मक पुट है, जो लोक कल्याण की भावना है, उसके कारण नौकरशाही में सुधार हुआ। तो नौकरशाही निरंकुश नहीं हुई, नौकरशाही तो अंकुश हो गई। और आज के दूसरे 21वीं सदी के दूसरे दशक में जब लोक कल्याण ही पराकाष्ठा पर हो, जब जागरूकता और संचेतना ही बहुत ऊंचाई ले चुका हो, वहां नौकरशाही निरंकुश नहीं हो सकती, बल्कि नौकरशाही नौकरशाही लोक सेवक, सिविल सर्वेंट बन के रह गई। जब हमारा देश का पीएम कहता है कि हम मजदूर नंबर 1 हैं, तो उस देश में नौकरशाह निरंकुश कैसे हो सकती है। ये भावनाओं का भी बड़ा खेल रहा है जमाने से। आप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा आइडिया मिल गया। और इसी तरीके से अच्छे खराब शासन होते थे, भीड़ का शासन होता था।
बट आपको ये समझने की जरूरत, ऐसे में 24 प्रकार के शासन आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको 3 प्रकार का शासन जाना। एक अर्ध जो व्यवस्था से मुक्त अध्यक्षात्मक व्यवस्था में चले जाइए, संसदीय में चले जाइए, एक सेमी फॉर्म में चले जाइए। कुछ ऑस्ट्रेलिया कल्चर, कनाडा कल्चर पे चले जाइए, कुछ अमेरिका के कल्चर, कुछ इंडिया इंग्लैंड के कल्चर पे चले जाइए। इसी इर्द गिर्द आपकी शासन प्रणाली को समझ का विकास करना है। अब अगर मैं एक उदाहरण देता हूं, जरा एक लिख लीजिए, जरा एक लाइन लिखिए। विश्व बैंक की, लाइन बदल के लिख लीजिए, विश्व बैंक की वर्ल्ड वाइड, विश्व बैंक की वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स परियोजना, फिर से लिखवा दे रहा हूं, विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट परियोजना शासन लिख लीजिए। इंडिकेटर्स परियोजना शासन को, प्रोजेक्ट मैंने जैसे उदाहरण उस दिन बताया था, प्रोजेक्ट परियोजना शासन को इस तरह परिभाषित किया है। क्या कहा है, लिख लीजिए। उन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, उन प्रक्रियाओं, उन प्रोसेस को शामिल किया जाता है जिनसे सरकारों का चयन, निगरानी और परिवर्तन किया जाता है। लाइन बदलिए। इफेक्टिव पॉलिसी बनाना, प्रभावशाली नीति बनाना, लोगों की क्षमता का, लोगों की इफिशियंसी का पता करना, नागरिकों का सम्मान, सिटीजन का ऑनर, और सोशल इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को ध्यान में रखकर संस्थाएं बनाना। सामाजिक आर्थिक को ध्यान में रखकर सोशल इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, यानी कि उसको मिला जुला कर मेल मिलाप वाला संस्थान बनाना। देखिए बच्चा, अगर देश में कोई संस्थाएं ऐसी बनाई जाएं जो लूट मार मचा दें, जनता का सम्मान ना हो। आप जियो है ना, मानो चलो जियो से उदाहरण देते हैं आपको, जियो के आप सभी लोग मान ले, कई लोग ग्राहक होंगे। जियो क्या करे आपको, जियो आपको अगर भारत का नागरिक छोड़ दे और सिर्फ आपको कस्टमर समझे, उपभोक्ता समझे। जैसे दुकानदार से हम साबुन लेते हैं तो हम उस दुकानदार के यहाँ उपभोग की चीजें लेने जाते हैं, लेकिन भारत के नागरिक के नाते हमारे फंडामेंटल राइट हैं। हमें नीति निर्देशक तत्व जो सरकारें, राज्य की सरकारें जो जनहित के लिए काम करती, लोक कल्याण, वो सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक उपभोक्ता के साथ अगर कल आपके साथ कोई राइट का उल्लंघन करे, कोई राइट आपके खिलाफ कोई उपयोग करे, कोई दिक्कत पैदा करे, तो आर्टिकल 32 पे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 में आप हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब आप साबुन लेने जाते हैं, ये आपका कोलगेट लेने जाते हैं, या यूं कहा जाए कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तरह तरह का सामान खाते पीते इस्तेमाल करते हैं, और आपके सिटीजनशिप का वो ऑनर नहीं करता है, आपको कुछ भी खिला रहा है, बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सेहत का कोई ध्यान नहीं, जो चीज बेची जा रही सिर्फ फायदे के लिए हो रहा है, आप उसके कस्टमर हैं या उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, लेकिन सबसे पहले इस देश के नागरिक। इसलिए जब भी कोई अड़चन आप पे आएगी, जब भी कोई दिक्कत आएगी, जब भी जियो जैसी या रिलायंस जैसी, या कहा जाए कोई खाने पीने, कोको कोला या कोई भी, उसमें पता चला कोको कोला पिया और कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपका राइट है, आपको भारत सरकार के, आप भारत के नागरिक हैं, नागरिक के नाते सरकार सुरक्षा देना, सरकार आपके राइट का अनुपालन करना उसकी जिम्मेदारी है।
1986 के कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, लॉस बताइए, मुकदमा कीजिए, पेनाल्टी लगेगी उस पे। कंज्यूमर आप उसके हैं, लेकिन उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मान आपको भारत के नागरिक के तौर पे देना है। ये बिजली वाला जो बिजली देता है, बिजली कंज्यूम हम करते हैं, पानी हम कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीजें घर में आते हैं कंज्यूम करते हैं। उसके कंज्यूमर किसी के हो सकते हैं, लेकिन नागरिक भारत के होते हैं। इसलिए भारत के नागरिकों पर भारत की सत्ता चलती है, भारत का शासन चलता है, और भारत का शासन है लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक का कोई अगर कंपनी वाला कोई सामान का जिसका हमने प्रयोग किया, ऐसी कोई संस्था है नुकसान पहुंचाती है, तो उसको भी शासन पकड़ देती है। क्यों? क्योंकि नुकसान उसके भारत के नागरिक का हो रहा है। इसे कहते हैं शासन। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं शासन। जब भी कोई देखे होंगे कि दंगा फसाद होता, कोई घटना होती, पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसके लिए वो व्यवस्था बनाई गई है। आप किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाइए, कोई अगर उसको स्कूल में पढ़ाए ना निकाल दे, भले ही उस स्कूल में जगह नहीं कहीं और पढ़े, लेकिन अशिक्षित होकर वो नहीं घूमेगा, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी कि पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट का काम करना है। और यही गवर्नमेंट, यही गवर्नेंस जब अपनी खूबसूरती को पुख्ता कर लेती है, शिक्षा में, चिकित्सा में, सुविधा में, तो वो सरकारें गुड गवर्नेंस हो जाती हैं, जो आगे बताएंगे। ये सारी कवायद किसके लिए है? ये सारी लड़ाई किसके लिए है? एक बेहतरीन शासन की प्राप्ति के लिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये कवायद किसके लिए है? पब्लिक इंटरेस्ट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट में। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है? इस देश का नागरिक है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि वह भारत के नागरिक होने के नाते उसको राइट है, उस राइट का उपयोग करता है, जिसे मैंने कंज्यूमर की बात कही थी। लेकिन आप जरा सोचिए, एक मिनट ये भी तो सोचेंगे कि मैं आपको क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरी भी तो एक गुड गवर्नेंस की फीलिंग स्टूडेंट्स में जाए, स्टूडेंट्स से महसूस करें कि सुशील सर जो हमें गवर्नेंस पढ़ा रहे हैं, इससे हमारे एग्जाम में बड़े फायदे होने वाले हैं, हमें समझ में आ रहा है, लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जो सिचुएशनल एस्पेक्ट्स आपके साथ हैं, मैं भी भारत का ही नागरिक हूं, और भारत के नागरिक होने के नाते उतने राइट मेरे हैं, लेकिन इमेज दोनों को होल्ड करना होता है। आप सिविल सर्विसेज में इसका उपयोग करके इमेज पाइए, मैं आपको सिविल सर्विसेज के लायक बना सकूं, इसका इमेज होल्ड कर। हमारे भी बीच में एक इमेज का सेतु बंधा हुआ है। इसलिए मोदी सरकार कोरोना वायरस में अगर बहुत ही कम नुकसान के साथ इस वायरस से निपट लेती है, तो उनकी इमेज आप समझिए क्या होगी। और जितने कम जनता का नुकसान होगा, उतने ही नागरिक सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आज चाहे ट्रेनें बंद की गई हैं, विमान बंद हैं, पहिए चक्का जाम है, कुछ जरूरी चीजों को छोड़ करके पूरा देश बंद है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में बंद है। ये गवर्नमेंट के, अभी मैंने लिखा है, सरकार के मापदंड आपने पढ़ा, उसमें लोकहितवाद भी है, पब्लिक इंटरेस्ट भी है, साम्यता भी है, दक्षता भी है। अभी जितना घाटा आर्थिक होने वाला है, हम तो पढ़ रहे थे कि आरबीआई को वगैरह को थोड़ा देख रहे थे, ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर स्थिति बेकाबू हुई, मतलब बेकाबू इट मींस कि समय रहते सुधरी नहीं और ये दिक्कतें बनी रही, तो जीडीपी 1.9 जा सकती, कहीं कहीं तो बता रहे हैं 0 भी हो सकती। तो जरा सोचिए कि कितने बड़े आर्थिक जोखिम के साथ भारत के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा, चिकित्सा और यहां तक उनको स्वास्थ्य बांटा जा रहा है। ये इसके बाद भी, मतलब ऐसा होने के साथ, और वहीं पाकिस्तान में जाके इमरान खान को देख लीजिए, दोनों का बहुत अंतर मिल जाएगा आपको। क्या उसको अच्छी सरकार कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे।
तो यहाँ सरकार की शासन भी तो अपनी इमेज को लेके परेशान है, डॉक्टर भी अपने इमेज को लेके, मरीज क्या सोचेंगे, देश के लोग क्या सोचेंगे, पुलिस भी, शासन भी, प्रशासन भी, और हम लोग भी। जैसे मैं पढ़ाने को लेकर मैं इमेजफुल हूं कि विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं आया कुछ भी बता के चला गया। बात आप समझ गए ना, बस इतना ही समझिए। आगे मैं आज बच्चा जो चर्चा करने वाला था, थोड़ी सी मैं अब आऊंगा, बोर्ड पे आ रहा हूं मैं, देखता हूं कुछ अगर बात बनती है तो बनाते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, हाँ मार्कर खोज रहा हूं, इसका जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा आपको समझाना है। देखते हैं कितना दिखता, दिखेगा कुछ न कुछ तो दिखेगा। देखिए जब हम आ रहे हैं, जब हम शासन की बात करते हैं, शासन की, जब हम शासन में होते हैं तो हम यहां ऑब्लिक अब सरकार मान चुके हैं, शासन को सरकार मान चुके हैं, हमने कह दिया ये पर्यायवाची। उसके बाद आते हैं प्रशासन में। जो हमारा प्रशासन है ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, आईएएस पीसीएस वगैरह जिसकी बात कर रहे हैं। प्रशासन में दो टाइप के प्रशासन होते हैं, दो टाइप की व्यवस्था होती है, एक होता है सामान्य, एक होता है विशेषज्ञ। मैंने आपको कल बताया था शासन एक शरीर है, इस शरीर के कई अंग हैं, जैसे एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ, और कंधे से ये बंधे हुए हैं, लेकिन सर एक है। इस सर के नीचे दो कंधे हैं, और एक कंधा क्या है, सामान्य है। सामान्य का मतलब होता है, आप लिखने पे, बोलने पे जाते रहिए, आपको समझ में आए। सामान्य का मतलब होता है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार नहीं, GEN, जैसे जनरल स्टडी लिखते हैं जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट जो है वो है सामान्य, और एक है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। ओके, जब आप 12वीं के बाद बीए करते हैं तो आप जर्नलिस्ट बन रहे होते हैं, लेकिन कोई बीटेक और एमबीबीएस कर रहा होता है तो वो स्पेशलिस्ट बन रहा होता है। और जब वो स्पेशलिस्ट बीटेक करके पुल बनाएगा, सिविल इंजीनियर होगा, मैकेनिकल होगा, कुछ और करेगा, इलेक्ट्रिकल कुछ और, ऐसे पटा हुआ, ऐसे ऐसे बीए करें, बीएससी करेंगे, ऐसे ऐसे पटा हुआ। तो आप क्या करते हैं, जब आईएएस में आ जाते हैं, आईएएस पीसीएस में आ जाते हैं, तो चाहे आप ग्रेजुएट इंजीनियर हो, चाहे ग्रेजुएट में मेडिकल हो, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, एक्स हो, वाई हो, जेड, यू आर ए जर्नलिस्ट। क्योंकि आपको पद आपके एकेडमिक जो रहा है उसके आधार पे नहीं मिलता है, आप परीक्षा कौन सा देखे हैं उसके आधार पे मिलता है, ठीक है ना। तो जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको सिविल सर्विसेज के पद मिलेंगे, ना कि बीटेक है तो आपको ये मिलेगा। तो कुल मिलाकर हो जाते हैं आप जर्नलिस्ट। लेकिन वही एमबीबीएस जब हॉस्पिटल में काम करता है, या जहां सरकारी हॉस्पिटल में करे, या कहीं भी काम करता है जहां पे चिकित्सा का काम करता है, तो वो हो जाता है स्पेशलिस्ट। ओके, स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट माने जाते। इसलिए शिक्षा सचिव अगर आईएएस ऑफिसर है तो वो होगा जर्नलिस्ट, और शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशक क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हो जाएगा स्पेशलिस्ट, और पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी क्या हो जाएगा, जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट मिल करके काम करते हैं। ओके, जैसे मंत्री और सचिव काम करते हैं वैसे जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। तो सरकार के स्तर पर दो इकाई हो गई, एक हो गई टेम्परेरी, एक हो गई परमानेंट, एक हो गया पॉलिटिकल, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकल जो होता है, जो एग्जीक्यूटिव, वो मंत्री वगैरह होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है जो आईएएस वगैरह। और जो आईएएस नीचे प्रशासन में आएंगे तो एक प्रशासन जो आईएएस वगैरह जर्नलिस्ट हो गए, जो डॉक्टर, शिक्षा निदेशक, पीडब्ल्यूडी में जो ये क्या बोले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह, ये सभी क्या हो गए, स्पेशलिस्ट। तब देश चलता है, तब देश चलता है। इसीलिए जब प्रशासन में आप आते हैं तो प्रशासन एक इंटीग्रल अप्रोच है, प्रशासन एक मैनेजरियल अप्रोच है, प्रशासन मैनेजरियल अप्रोच है, इंटीग्रल अप्रोच है। जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, शासन, सरकार, अब मिला लीजिए, अब आप कल से आप समझ गए हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है वो कहीं ना कहीं मैनेजरियल अप्रोच रखती है, उसको पता है क्या मैनेज करना है, पानी कहां से लाना, बिजली कहां से लाना, कहां से दवाई लाना, वो मैनेजरियल अप्रोच में है। और जब मैनेजरियल अप्रोच के लोग नीचे के लोगों से काम कराते हैं ना भाई,
कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर हो या मंत्री हो या प्रशासक ही हो, तो देखे होंगे कि एक टाइपिस्ट भी तो कार्यालय मिलता है। पीएमओ में चले जाइए आप, 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां। तो पीएमओ में सब अधिकारी ही हैं क्या? टाइप करने वाला भी तो होगा, पानी पिलाने वाला भी होगा। अगर पीएमओ कहते हैं तो इंटीग्रल अप्रोच हो गया। वहां पानी पिलाने से लेके इतना 500 से ज्यादा कर्मचारी हमने बोल दिए तो वो सब इकट्ठा हो गया। सेक्रेटरिएट का मतलब जैसे विद्यालय का मतलब विद्यार्थियों का हाल है, वैसे सचिवालय का मतलब सचिवों का हाल है। लेकिन सचिव सचिव ही थोड़ी रहते हैं यार, वहां पानी पिलाते भी तो हैं, ड्राइवर भी तो लेके गाड़ी जाते हैं, टाइपिस्ट वाला भी होगा, कारपेंटर भी कुछ काम वाम कर रहे, कंप्यूटर है आजकल, वहां टेक्नोलॉजी वाले भी घूमते रहते, सब सचिव ही नहीं होते। लेकिन चूंकि वो सचिवों के लिए बनाया गया, इसलिए उसमें जो पूरा संदर्भित भाव है, मोटा मोटी जो प्रायोरिटी है, जो महत्ता है उसकी, वो सचिव के लिए है। उसके साथ वो एक्सुलरी चीजें हैं, खाना बदोश टाइप का चीज समझते हैं कि नहीं? जैसे आर्मी में बहुत सारे बूट पॉलिश करने वाले, कोई खाना बनाने वाले, तो वहीं से ये शब्द है। और आगे चल के बताएंगे सूत्र स्टाफ। सूत्र जो होता है वो निर्णय लेता है, स्टाफ क्या करता है? उस निर्णय को पालन करता है। मैनेजरियल अप्रोच के लोग क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। लेकिन इंटीग्रल अप्रोच जो नीचे के लोग होते हैं, जो मैनेजरियल में नहीं होते, वो मैनेजरियल लोगों के निर्णयों का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे ड्राइवर भी उसी गाड़ी में होता है, डीएम भी उसी गाड़ी में होता है, लेकिन डीएम कहता है कि चलो उस जगह जहां बोलता है तो ड्राइवर वहां लेके चलता है। तो डीएम क्या है? मैनेजरियल अप्रोच का है। ड्राइवर क्या है? स्टाफ अप्रोच का। स्टाफ अप्रोच प्लस मैनेजरियल अप्रोच इक्वल टू इंटीग्रल अप्रोच, बट ओनली मैनेजरियल अप्रोच इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैनेजरियल अप्रोच। सभी को जोड़ दिया। देखिए, एक चिट्ठी अगर टाइप नहीं होती है ना, एक चिट्ठी टाइप ना हो तो अधिकारी साइन नहीं कर सकता, क्योंकि टाइपिस्ट नहीं है। तो इसलिए चिट्ठी बिना टाइप हुए जब काम नहीं हो सकता, यानी आप निर्णय किस पे लेंगे, इसलिए इंटीग्रल अप्रोच में चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी सरकारें, हमारा शासन कितना भी दवाई ला लें, कितनी भी सुविधा बना लें, कितना भी, अगर हमारे डॉक्टर्स इलाज ना करें, हमारे पुलिस काम ना करें, ये जो उनको कहा गया वो कर रहे हैं, तो ये माना स्टाफ कल्चर के वो सूत्र हैं। तो सूत्र एंड स्टाफ अगर नहीं मिलेंगे तो कोरोना से नहीं निपट सकते। दैट इज एन इंटीग्रल अप्रोच। आजकल तो देख रहे होंगे प्रधानमंत्री वगैरह बहुत ही जनतंत्र के बड़े नजदीक हैं, बड़े, हम तो देख रहे हैं कि आप लोग भी शायद देख ही रहे होंगे, जब किसी गांव के किसी व्यक्ति का नाम लेके बात करते हैं। आज देखिए कितनी भी इस दौर में चीजें कितनी ज्यादा इंटीग्रल होती जा रही हैं। इसीलिए अगर हम हेनरी फ्योल वगैरह की बात करें, या थॉमसन, साइमन, या ऐसे विचारकों की बात करें जो मैनेजरियल और इंटीग्रल की बात करते थे, तो आज चीजें इंटीग्रल की ओर जा रही हैं। हम आप कितने, आपको मैं टीचर लग रहा हूं? टीचर यहाँ होता है, स्टूडेंट यहाँ होता है, मैं आपको लग रहा हूं? नहीं लग रहा हूं। क्यों नहीं लग रहा हूं? मैं यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा हूं, आप मुझे बताइए। मैं इसलिए नहीं लग रहा हूं क्योंकि हमारे आपके बीच में एक इंटीग्रल अप्रोच है ना, मेरा मैनेजरियल है। जो आपको चाहिए मैं वो देने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल अप्रोच। तो आज का हमारा गवर्नेंस क्या हो गया है? इंटीग्रल अप्रोच का। गवर्नमेंट क्या हो गई? इंटीग्रल अप्रोच। इंटीग्रल अप्रोच के फायदे क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पूरी होती है। इसीलिए देखे होंगे कि शासन के आगे पढ़िए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। अगर आप अपने ही ऐठ में रहे, अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज अपने ऐठ में रहते थे, हम लोग कहां सुनते थे? तो उनके किए गए काम को हम कहां सही मानते थे? भ्रष्ट थे, अपारदर्शी थे, निरंकुश थे, दबाव देते थे, लोकहित के विरुद्ध थे, तभी तो उनसे हम अपना जान छुड़ा रहे थे। लेकिन आज हम पारदर्शी हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, लोकहित को समझते हैं, उत्तरदायित्व को समझते हैं, जवाबदेहिता को समझते हैं, क्षमता, दक्षता, प्रभावशील कार्य है, तभी तो हमारी सरकारें, हम घर में हैं और सुरक्षित हैं। घर में खाना नहीं है तब भी एनजीओ हो या कोई भी सरकारी एजेंसी हमारे घर तक खाना पहुंचा रही है। हमारे घर तक मतलब है जिनके पास ये दिक्कतें हैं, पहुंच रहा है ना। ये सब आजाद गवर्नेंस का ही तो परिणाम है। यही गवर्नेंस औपनिवेशिक सत्ता में, इसी देश का गवर्नेंस, आजाद गवर्नेंस में आप डिफरेंस को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रल अप्रोच आज कितना फायदे का चीज, कितने फायदे की चीज है इंटीग्रल अप्रोच।
तो ये कहा भी गया था उस जमाने में कि मैनेजरियल जो निर्णय है कि निर्णय ले लिया, लागू हो गया, चाहे जनता का भला हुआ या ना हुआ। आज किसानों के अकाउंट में पैसा जाता है, किसान सीधे संवाद कर रहा है, सरकार और जनता के बीच में पुल ही जो था वो सिमट गया है, एक आपस में मिल गया है। ये अच्छे गवर्नेंस के साइन है। इसलिए मैंने कहा था उस दिन कि गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने जो कहा था, क्या कहा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर शासन, और मैंने कहा जनता के साथ शासन। ये इंटेग्रल अप्रोच है कि जनता और सरकार साथ शासन करते हैं। तो शासन प्रक्रिया और शासन के तौर पे देखेंगे तो आज जनता, आपका भी मत, शिक्षा में सुधार होता, आपसे पूछा जाता है क्या करना है, और काफी बातें आपकी मानी भी जा सकती हैं कि इस मामले में क्या करना है।